नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस कहावत पर विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि काठ की हांडी बार बार चढ़ सकती है और उसको चढ़ाने की कोशिश तो कम से कम की ही जा सकती है। जो फॉर्मूला, जो मास्टर कार्ड बताकर पंजाब में आजमाया गया और मास्टर कार्ड वो फेल हो गया, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया बल्कि कहना चाहिए, उस मास्टर कार्ड को अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आजमाने पर विचार चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। अंत में फैसला होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन उस पर विचार चल रहा है। ये इसी से पता चलता है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि वर्तमान का बोध नहीं रह गया है, अतीत की बात आज नहीं करूंगा, वर्तमान का किसी तरह का बोध कांग्रेस पार्टी को नहीं रह गया है कि वर्तमान में क्या ज़मीनी स्थिति है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से मतदान कर रहे हैं। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से साबित हुआ, उससे पहले चुनावों से, 2 लोकसभा चुनावों से। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई सबक सीखने को या उसके आधार पर अपने व्यवहार में, आचरण में, अपनी विचारधारा में या अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव लाने को तैयार नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन का समय खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं जोर शोर से। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आज, तो उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अभी विचार चल रहा, तैयारी चल रही है कि कैंपेन का डिज़ाइन कैसे बनाया जाए, कैंपेन की रूपरेखा कैसे बनाई जाए। और कैंपेन तो छोड़िए, अभी नॉमिनेशन भी, अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है पूरी। और ख़ास तौर से मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो अमेठी और रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण है। अमेठी के बारे में मैं बता चुका हूं, अमेठी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का क्या विचार है ये भी बता चुका हूं कि वो चाहते हैं कि अमेठी से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। परिवार के लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जिस मास्टर कार्ड की बात कर रहा हूं, जिस पर कांग्रेस पार्टी में विचार हो रहा है, रायबरेली की सीट छोड़कर सोनिया गांधी भाग गई। उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया। तो गंगा गोमुख और गंगोत्री से उतरती है, वो गंगा सागर से या बंगाल की खाड़ी से नहीं निकलती है। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि जब ऊपर के नेता, शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो चुनाव से भागेंगे तो नीचे वाले जो दूसरी कतार के नेता हैं वो फिर चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत कैसे करेंगे। अब आप अमेठी और रायबरेली को ही उदाहरण के रूप में ले लीजिए, उसी से आपको कांग्रेस की समस्या समझने में आसानी में होगी। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का दशकों से गढ़ रहा है, पुश्तैनी सीट मैं कहता हूं उनकी रही है। रायबरेली की सीट से इस परिवार से पहली बार फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे, उसके बाद इंदिरा गांधी लड़ती रहीं। बीच में एक बार परिवार के बाहर से कैप्टन सतीश शर्मा एक बार रायबरेली से, एक बार अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर समय जो है वो परिवार के लोग ही लड़े। अमेठी सीट जब बनी 1977 में पहली बार इस सीट से संजय गांधी चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। तो अमेठी सीट 2 बार हारने का रिकॉर्ड है गांधी परिवार का। एक बार 1977 में जब संजय गांधी हारे थे और दूसरी बार 2019 में जब राहुल गांधी हारे थे। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी तो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 26 अप्रैल के बाद इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान है। मतदान का रुख क्या रहता है, वहाँ का असेसमेंट क्या रहता है। अगर ये लगता है कि वायनाड की सीट, जैसा मैंने कहा, ट्रायंगुलर होने के कारण फंस गई है, राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो सकती है, तो एक दूसरी सीट से यानी अमेठी से वो फिर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद हैं, उन्होंने ही हराया था 2019 में, और वो लगातार चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को कि हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाओ। पहले उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाइए। अब उनका कहना है कि हिम्मत है तो अमेठी से भी चुनाव लड़कर दिखाइए। तो अब राहुल गांधी के सामने और पूरे गांधी परिवार के सामने चुनौती है इन 2 सीटों की।
इन 2 सीटों के गणित को आप समझिए। इन 2 सीटों पर अब परिवार का उस तरह से रुक्का चलता नहीं, उनके कहने से वोट पड़ता नहीं। लंबे समय तक लोगों ने आजमाया। स्मृति ईरानी ने 5 साल में अमेठी का जिस तरह से विकास किया है, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि उनको किस तरह से अंधेरे में रखा गया, धोखे में रखा गया। विकास के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा दशकों से, और वो बनते रहे। अब वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो अमेठी में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए, उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। लेकिन चुनाव होता है, चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी पहले से नहीं करनी चाहिए। क्या परिस्थितियां बनती हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में क्या इक्वेशन बनती है। कोई अचानक कोई बड़ा मुद्दा आ जाए, कोई इस तरह का मुद्दा आ जाए जो एक के पक्ष में जाए, दूसरे के खिलाफ चला जाए। इन सब संभावनाओं को देखते हुए जो है ये कह सकते हैं कि जो भी आएगा लड़ाई कांटे की होगी। लेकिन गांधी परिवार के लिए अब अमेठी रायबरेली केक वॉक नहीं रह गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो जो मास्टर कार्ड की मैं बात कर रहा था, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को 2022 के चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस ने बड़ा ढिंढोरा पीटा, देश भर में पीटा, और उनके जितने रणनीतिकार हैं, उनके पक्ष में लिखने वाले जितने विश्लेषक हैं, सब ने कहा कि इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। पूरे देश का दलित समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएगा। कांग्रेस ने पहला जो है दलित मुख्यमंत्री दिया है देश को, और इसके कारण दलित फिर से एक बार जो है, जो आज़ादी के बाद से उसको वोट देता रहा है ट्रेडिशनली, और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद से दलित खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में हटा कांग्रेस पार्टी से, तो अब फिर लौट कर आ जाएगा। नतीजा क्या हुआ? चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का जो मास्टर कार्ड, जो दांव चला था कांग्रेस पार्टी ने, वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि किसी समाज के एक नेता को, एक व्यक्ति को उम्मीदवार बना देने से, मुख्यमंत्री बना देने से, मंत्री बना देने से चुनाव से पहले उसका असर ज़्यादा नहीं होता है। लोगों को वो रणनीति समझ में आती है, उसके पीछे की सोच समझ में आती है कि केवल हमारा वोट लेने के लिए आपने ये पासा फेंका है। दरअसल आपकी निष्ठा नहीं है इसमें, आपका विश्वास नहीं है, आपका यकीन नहीं है इसमें। आप एक रणनीति के तहत जो है आपने ये काम किया है, लेकिन आपका भरोसा जो है वो दलित समाज पर उस तरह से नहीं है। अगर होता, लगातार उनके बारे में सोचते, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते, उनको संगठन में जगह देने के बारे में सोचते, सत्ता में हिस्सेदारी देने के बारे में सोचते। ये सब सोचे बिना अचानक चुनाव से पहले कोई पद दे देना या उम्मीदवार बना देना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बात अगर कोई समझदार राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता होता तो उसके समझ में आ जाता कि चुनाव के समय इस तरह के गिमिक जो है वो काम नहीं आते, वो उससे वोट मिलते नहीं हैं। इस तरह के गिमिक सफल होते हुए तब दिखते हैं जब उस पार्टी के पक्ष में हवा हो उस प्रदेश में या देश में, और पार्टी वैसे ही जीत रही हो, तब वो कदम जो है, इस तरह का उठाया गया कदम, एक तरह से वो थोड़ा मददगार हो जाता है और लगता है कि शायद इसकी वजह से जीत गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको याद दिला दें, 1980 में भारतीय जनता पार्टी तब नहीं बनी थी, अप्रैल में 6 अप्रैल को बनी भारतीय जनता पार्टी, और लोकसभा चुनाव जनवरी में हुए थे। अप्रैल में जो जनता पार्टी बची हुई थी चौधरी चरण सिंह के फैक्शन के निकलने के बाद, उस जनता पार्टी जिसका एक घटक जनसंघ भी था, उसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा था लोकसभा का। बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, वो योजना चल नहीं पाई, वो लोगों के मन में उतरी नहीं और उस तरह से वोट मिला नहीं। इसी तरह से आप याद करें 2009 का लोकसभा चुनाव, लेफ्ट फ्रंट और अजीत सिंह की पार्टी और कई छोटी पार्टियों ने मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा और बुरी तरह से फ्लॉप हुए। तो इस तरह के गिमिक जो है चुनाव से पहले जो किए जाते हैं वो चलते नहीं हैं। ये सामाजिक परिवर्तन या किसी समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी होती है और बड़ा लंबा समय और बहुत धैर्य मांगती है। कांग्रेस के पास न तो समय है, न रणनीति है और न ही धैर्य है। कांग्रेस जो है वो उसको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए,
कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए तो 1952 से 51-52 से लेकर अब तक के चुनावों के बारे में तो वो एक चुनाव केवल आपको याद दिलाएंगे, उसकी बात करेंगे 2004 का चुनाव। उनको लगता है कि जिस तरह से 2004 में चमत्कार हुआ था उस तरह से फिर होगा, तो कांग्रेस पार्टी चमत्कार की उम्मीद में बैठी है। तो रायबरेली से विचार हो रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। अब इसके संदेश समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि प्रियंका वाड्रा के नाम पर विचार नहीं हो रहा है। प्रियंका वाड्रा के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज़ है, बल्कि पार्टी से क्या, अपने भाई और अपनी मां से नाराज़ है। दोनों से नाराज़ इसलिए हैं कि उनको पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया है। अभी पार्टी में जो संगठन का जो फिर से पुनर्गठन किया गया, नए पदाधिकारी बनाए गए, उसमें उनको पार्टी का महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री तो बनाए रखा गया, लेकिन किसी भी प्रदेश का प्रभार नहीं दिया गया, कोई प्रभार नहीं दिया गया। उसके पहले उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार था, वो प्रभार भी ले लिया गया, और उसके बाद किसी और राज्य का प्रभार दिया नहीं गया। तो पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी और उनकी कोठरी चला रही है, और सोनिया गांधी उनके हर कदम पर हर फैसले को डिक्टो करती हैं। इससे प्रियंका वाड्रा नाराज़ हैं। वो पार्टी में अपनी हिस्सेदारी अपनी से चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पार्टी के फैसलों में उनकी भी राय ली जाए और उनकी राय मानी भी जाए अगर मानने योग्य हो, लेकिन पार्टी में उनसे सलाह मशविरा का कोई अवसर आया हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ाना नहीं चाहते, या प्रियंका वाड्रा लड़ना नहीं चाहती। इसका हल्का सा संकेत रॉबर्ट वाड्रा ने दिया था कि प्रियंका वाड्रा जो है इस चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगी। जो भी चुनावी राजनीति में है उसकी प्राथमिकता होती है चुनाव लड़ना, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। चुनावी राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सवाल ये है कि प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या उनका परिवार, उनकी मां और उनके भाई उनको चुनाव मैदान में उतरने नहीं देना चाहते। रायबरेली की सीट ये तय करेगी कि इनमें से सच्चाई क्या है। अगर रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को नहीं उतारा जाता है, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तो समझ लीजिए कि अब भी सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक पारी शुरू करने के पक्ष में नहीं है। जहाँ तक सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो अब ये इस बात को सुनकर, इस प्रस्ताव को सुनकर या तो हंसा जा सकता है या दीवार पर सर मारा जा सकता है कि कैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी इस तरह की बात सोच सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले हैं। 2014 के चुनाव में वो कर्नाटक से लोकसभा में पहुंचे थे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। 2019 का चुनाव वो कर्नाटक से हार गए, अपने गृह राज्य से हार गए। वो व्यक्ति रायबरेली आएगा, कर्नाटक से चलकर उत्तर प्रदेश आएगा और जीत जाएगा, सिर्फ इसलिए जीत जाएगा कि वो दलित समाज से आता है। इस तरह की सोच केवल कांग्रेस पार्टी में आ सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार ही इस तरह की बात सोच सकते हैं। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं और जिनको सोनिया गांधी का समर्थन है, वो राजनीतिक विचार से शून्य हैं। उनको राजनीतिक रणनीति समझ में नहीं आती, और चुनावी राजनीति की रणनीति तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रस्ताव पर विचार भी नहीं होता। ये प्रस्ताव विचार के योग्य भी नहीं है। जो व्यक्ति 80 साल से ऊपर का व्यक्ति, जिसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है आगे, वो अपने राज्य में चुनाव हार कर आया है, उसको रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट जो कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए है, वहाँ से उम्मीदवार बनाने पर विचार करना सिर्फ एक कंसिडरेशन पर कि वो दलित समाज से आते हैं, तो ये बात केवल जो है राहुल गांधी और उनके सलाहकारों के मन में ही आ सकती है। वही इस तरह का विचार जो है सामने ला सकते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, फिर कह रहा हूँ 26 अप्रैल का। 26 अप्रैल के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी की और गांधी परिवार की रणनीति क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।